हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में दे रखे फिजिक्स के पोर्शन के ऊपर। और फिजिक्स के पोर्शन के अंदर आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर देखा होगा दोस्तों कि आपके 3 टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल आपके 10 टॉपिक है उसमें से, ठीक है। कौन कौन से हो गए सर? तो रिजिड बॉडी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का जो है दोस्तों लगभग मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी एक लेक्चर के अंदर ही पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो करते हैं फिर शुरुआत। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सिलेबस को पहले देखें तो ये आपके टॉपिक दे रखे हैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। क्या क्या दे रखा है? तो एक दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपका किरचॉफ्स लॉ, फिर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके परिपथ जो है, विद्युत परिपथ जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल आप देखेंगे अगर तो पीछे के जो पेपर हुए हैं 2016 और 18 के, उन दोनों ही पेपरों में परिपथ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप जो है मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट साथ के साथ लिखते रहें विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि किसी क्षेत्र से प्रति एकांक समय, यानी किसी एक एरिया से पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, ऐसे, ठीक है। तो प्रति एकांक समय में गुजरने वाला जो नेट आवेश है, गुजरने वाला नेट आवेश विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। ये बात एक तो याद रखनी है। सर ये क्यों लिखवाई? क्योंकि जो विद्युत धारा का फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T, ये हमें याद रखना है। इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी को आप लिखोगे I बराबर को ही क्या दोस्तों? अरे I बराबर को ही आप लिख दोगे क्या? जल्दी से बताइए, और किसी को पता है क्या? या फिर आप ये बताइए कि 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी का मतलब क्या होता है? अरे बताइए भाइयों, आप पढ़ते हो ना। हाँ दोस्तों, तो देखिए 1 अपॉन टी का मतलब जो होता है वो होता है आपके फ्रीक्वेंसी। तो आप I बराबर QF भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। विद्युत धारा क्या होती है? किसी क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश कितना है, उसी को आप कहते हो विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T, और 1 अपॉन टी जो होता है, 1 अपॉन टी, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बता दूं ये फ्रीक्वेंसी वाला क्यों लिखवाया। ये आपके आगे क्वेश्चन काम आएगा कॉन्सेप्ट, जब आपको कहा जाएगा कि कोई चार्ज है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है किसी भी सर्कल में, फ्रीक्वेंसी के साथ इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी, तब आपके ये कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि इस विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो इसका जो SI मात्रक है वो क्या है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ SI मात्रक। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो है दोस्तों आप लोगों के एम्पियर, ठीक है। क्या है? एम्पियर है। एक बात तो ये याद रखना। और 1 एम्पियर बराबर होता कितना है? तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि
1 एम्पियर धारा का मतलब है 1 कूलम आवेश। कितना? 1 कूलम आवेश जो है 1 सेकेंड में पार होगा, उसको आप कहोगे 1 एम्पियर धारा। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं आगे की। और 1 मिनट रुकिएगा, पेज ऐड कर लेता हूं मैं। पेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पेज ऐड कर देते हैं, ये लीजिए, और हम ब्लैक कलर ले लेते हैं तो अच्छा दिखता है। मुझे ऐसा लगता है ब्लैक कलर ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि मतलब आपको जो भी लिख रहा हूँ वो क्लियर दिखाई दे, इसलिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है दोस्तों हम आगे बात करते हैं। 1 सेकेंड, बस ये पेज ले लूँ। आई थिंक सभी आ गए हैं, ठीक है। कितने हो गए? 14-15 पेज हो गए, ठीक है, सफिशिएंट है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके, इसी के बाद आगे टॉपिक आता है। अब दोस्तों देखिए, धारा जो है, हमने क्या बात करी है कि विद्युत धारा जो है वो होती क्या है। तो विद्युत धारा का मतलब है किसी क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। आई बराबर आप Q/T लिख सकते हो। 1/T का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि QF। इस विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर धारा का मतलब है 1 कूलम आवेश का 1 सेकेंड में गुजरना। ठीक है, चलिए अब आपको मैं लिखवा रहा हूं कि जो धारा है वो कैसे कैसे उत्पन्न हो सकती है, मतलब कौन कौन से इसके वाहक के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो आप लिखेंगे टॉपिक पहला, इसके अंदर देखिए विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी। तो जो आपका धात्विक चालक होते हैं, यानी मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक, तो धात्विक चालकों में धारा, धात्विक चालकों में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो धात्विक चालक होते हैं, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर धारा किसकी वजह से होगी? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से मेटेलिक कंडक्टर में करंट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप ये डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य में धारा धन यानी पॉजिटिव एवं ऋण यानी कि नेगेटिव आयनों के कारण। ठीक है, तो देखिए धात्विक चालकों में तो धारा किसके कारण है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। वैद्युत अपघट्य में किसके कारण है? तो वैद्युत अपघट्य में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं उनकी वजह से। और आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर जो होल होते हैं ना दोस्तों, सेमीकंडक्टर में होल एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होल तथा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा उत्पन्न होती है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो आपके विसर्जन नलियाँ होती है, कौन सी? विसर्जन नलियाँ। तो उन विसर्जन नलियों में गैस के धन आयनों, यानी कि पॉजिटिव आयंस, तो धन आयनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका विद्युत धारा का उत्पन्न होता है वो विद्युत धारा जो है अलग अलग कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे धात्विक चालक में किसकी वजह से हो रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। वैद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायनों के कारण।
अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, विसर्जन नलियों में गैस के धन आयन और इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये बात आपको इसलिए याद रखनी है कि ये पूछा जाएगा कि बताइए सिलिकॉन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है। तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा किसकी वजह से बहती है, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। तो बताइए सिलिकॉन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसलिए बताया। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि धारा जो है वो निर्वात में प्रवाह होती है या नहीं, तो होती है। तो आप लिखेंगे निर्वात में भी धारा का प्रवाह संभव है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि विद्युत धारा का प्रवाह निर्वात में भी संभव है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो आपका करंट है दोस्तों, वो हमेशा जितना आया है उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। करंट कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए दोस्तों, सपोज करिए ये एक तार है, एक तार फिर ये आगे आकर के दो भागों में टूट रहा है। ठीक है, एक भाग इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है। मान लो कि इसमें जो करंट जा रहा है वो है I। कितना है, I। अब इस I की वजह से यहाँ आकर के ये दो भागों में टूट गया, बीच में थीटा एंगल है सपोज करिए। तो इधर जाएगा कुछ भाग, उसको नाम दिया I1, इधर जाएगा कुछ भाग, उसको नाम दिया I2। तो हमेशा I बराबर I1 प्लस I2 होगा। समझ में आ गई बात। कुछ भी ऐसा कमी नहीं आने वाली करंट के अंदर। जितना करंट अंदर आया है उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसमें ये बात भी याद रखनी है कि थीटा एंगल कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, एक बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और आपको दे दिया गया ऐसे डायग्राम बना करके जिसमें अलग अलग थीटा कर दिए गए थे और अलग अलग वैल्यू कर दी। तो करंट के ऊपर थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो एक टॉपिक आता है दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व का मतलब है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो धारा घनत्व, धारा घनत्व का मतलब क्या है। देखो, धारा क्या थी, किसी भी क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाली जो नेट आवेश की संख्या है उसी को आप कह रहे थे धारा। लेकिन वो तो पूरे एक क्षेत्र से थी। अगर आप उस क्षेत्र में भी किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप जो है आवेश प्रवाह को ज्ञात करना चाहते हो तो उसको कहा जाता है धारा घनत्व। क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। तो आप ये धारा घनत्व का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी चालक में, किसी चालक में किसी बिंदु, किसी चालक में किसी बिंदु विशेष, किसी बिंदु विशेष पर किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र से आवेश प्रवाह को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, कोई एक चालक है आपका, उस चालक का भाई क्षेत्रफल भी होगा। उस क्षेत्रफल में किसी पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि उस बिंदु से कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, उसको कहते हैं धारा घनत्व। और धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो धारा घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। करंट डेंसिटी को आप जे से रिप्रेजेंट करोगे
और J बराबर हो जाएगा I/S। ठीक है, ये I का मतलब क्या है, आपके धारा उस क्षेत्र से कितनी बह रही है, और S यानी उसका क्षेत्रफल कितना है। समझ में आ गई बात। तो उससे आपका क्या निकल जाएगी, अरे क्या निकल जाएगी, धारा घनत्व। क्लियर है इतनी बात। बढ़े आगे की ओर। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि इसी के अंदर इसके जो है कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे कि आप जो है दोस्तों एक तो I बराबर याद रखेंगे कि क्या होता है, J.S होता है। ठीक है, S भी एक वेक्टर है, J भी एक वेक्टर है। तो I बराबर क्या होता है दोस्तों, आज I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है J.S। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, अरे भाई JS cos थीटा, क्योंकि ये है डॉट प्रोडक्ट, तो हम I बराबर लिख सकते हैं J.S। समझ में आ गई बात। और J.S लिख रहे हैं तो उसको हम JS cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए तो अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये बताइए कि इसके अंदर आपका जो क्षेत्रफल आप ले रहे हो और जो आपके धारा का प्रवाह है, उन दोनों के बीच कोण का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। हाँ दोस्तों, पड़ेगा प्रभाव। क्यों पड़ेगा प्रभाव, देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा पहले ये वाला डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका कोई एक जो है पाइप है जिसमें से आप धारा प्रवाह कर रहे हो। ठीक है, और इसका हमने ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वो तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एरिया है परपेंडिकुलर और धारा भी ऐसे जा रही है, इसका एरिया भी परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा इधर, तो भाई एंगल 90 डिग्री हो गया। तो I बराबर कितना हो जाएगा, अरे I बराबर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो I बराबर हो जाएगा 0। मतलब कि आपके इस देखो ये जो एरिया है ये तो परपेंडिकुलर एरिया, मतलब बाहर आपके जो है किधर जा रहा है, बाहर की ओर जाएगा एरिया, इसलिए इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जो है दोस्तों क्या हो जाए, अरे भाई किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आ जाए, यानी देखो कि ये आपका I तो ऐसे ही बहेगा। ठीक है, I को तो आप ऐसे ही मानिए, और इसके अंदर हमने रख दिया सपोज करिए ऐसे इसको, तो इसका क्षेत्रफल फिर ऐसे बनेगा, और I तो जा रहा है ऐसे, यानी ये जो एंगल बनेगा थीटा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो आप ये कह सकते हो कि धारा घनत्व और करंट के बीच में एक रिलेशन है, जिससे आप जो है उन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है वो भी पता लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए धारा घनत्व के बारे में आपने जब समझ लिया, अगर ये समझ नहीं आया तो छोड़िए, अरे कोई नहीं, डायग्राम कौन पूछ रहा है, जहाँ डायग्राम की जरूरत है वहाँ आपको बता दूंगा मैं, और ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको तो अभी केवल इतना याद रखना है I बराबर J.cos थीटा होता है। और अब आप इसमें याद रखेंगे कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो धारा घनत्व का मात्रक देखो I/S है, यानी कि एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये था आपके धारा घनत्व, हमने बात कर ली धारा घनत्व के बारे में भी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। करंट से संबंधित जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सभी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका आ जाता है अपवाह वेग। अपवाह वेग को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपका अगर किसी क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो आप उसको कहोगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब जब वो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा है तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की वजह से किसी भी आवेश के ऊपर एक जो है बल कार्य करेगा। ठीक है, तो जब आपके बाहर एक विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, अरे क्या करेंगे, चलना फिरना स्टार्ट करेंगे, यानी उनकी जो गति है वो मंद होगी, लेकिन मंद गति से भी चलना फिरना तो स्टार्ट करेंगे ही। तो इनकी जो ये मंद गति है, उस मंद गति को ही हम क्या कह रहे हैं,
अपवाह चाल कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये हमेशा 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 कैसे होगी, तो इलेक्ट्रॉन की अपवाह जिस तरफ है यानी धारा जिस तरफ बह रही है उसके विपरीत दिशा में ही ये होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब आप इसके अपवाह वेग की डेफिनेशन लिखेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लो क्या है, ई है, कि उपस्थिति में यानी इनकी प्रेजेंस में, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंस है तभी तो कोई आवेश ये फोर्स को जो है क्या करेगा, महसूस करेगा, वरना तो कैसे करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यदार्चत या फिर जो है रैंडमली, तो यदर्च गति में इस प्रकार या यदर्च गति से इस प्रकार, आप एक मिनट पूरा मैं बता देता हूं। देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यदर्च गति में इस प्रकार से जो है आपके मंद गति शुरू होती है, या आप ये लिख सकते हैं, चलिए पूरा ही लिख लीजिए, यदर्च गति में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि ये मंद गति यानी कि बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही कम गति एक तरह से, तो ये मंद गति से क्या करेगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये मंद गति से विद्युत क्षेत्र, ये मंद गति से विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अपवाह, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो विपरीत अपवाह करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन आपका जो है ई मान लो, उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, लेकिन उस गति में जो, मतलब देखो गति कर भाई, वो तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और जो ये मंद गति से फिर क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये विपरीत दिशा में अपवाह जिस गति से करेंगे, इस चाल को ही या इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भाई इलेक्ट्रॉन तो है बैठे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा से चल रहे हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में छोटी एक बहुत ही कम गति से चलना प्रारंभ करते हैं या अपवाह प्रारंभ करते हैं। तो जिस गति से वो अपवाह करेंगे उसको ही हम कहते हैं अपवाह चाल या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो vd से, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आपको जो है अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में याद रखना है केवल आपको, तो क्या, तो vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बट्टे आपके मास कितना है इनटू टाउ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर क्या क्या लिखवा दिए हमको,
तो भाई देखो ये जो टाउ है ये तो आपका है टाइम, ठीक है, उनके टकराने का जो उनके मुक्त समय होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एक दूसरे से, उन दोनों के टकराने के मध्य जो समय लगा उसको कहते हैं टाउ। एम क्या है, तो एम है द्रव्यमान, ठीक है। आपका ई क्या है, तो ये है आवेश, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपके सामने ई इंटू ई अपॉन में एम इंटू टाउ। समझ में आ गई बात, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि यह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, ठीक है, यह हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसके विपरीत ही होगी। क्या, अपवाह चाल या विद्युत आपके कह सकते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपवाह वेग के बाद में आगे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मोबिलिटी यानी गतिशीलता। क्या आता है, गतिशीलता, और गतिशीलता का मतलब है मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी क्या है सर, मोबाइल से रिलेटेड है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल से रिलेटेड नहीं है। मोबिलिटी का मतलब है आपके केवल और केवल इतना दोस्तों कि आपका जो अपवाह चाल है, ये जो आपकी अपवाह चाल है ना, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपकी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से जो आपका अपवाह चाल प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, मोबिलिटी। यानी कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई, उससे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवाह चाल है उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। और मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो हम म्यू बराबर कह सकते हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पूछा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय ई। समझ में आ गई बात। तो म्यू बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात, ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, तो मोबिलिटी का जो मात्रक है दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी, इसका मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकेंड, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वोल्ट अपॉन मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दोस्तों आपके मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड, अच्छा ये बन गया कुछ और ही, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। समझ में आ गई बात। तो ये है इस मोबिलिटी का मात्रक। और आपको जो है एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ई समान हो, क्या हो, समान हो, तो अगर ये देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समान हो जाए अगर, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यानी कि म्यू 1 अपॉन में म्यू 2 बराबर हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो VD1 अपॉन में VD2 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको डायरेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। हमने जो अभी तक देखो पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करो, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो इन्हीं से संबंधित है। सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा का मतलब है आपके क्या, विद्युत क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला जो नेट आवेश है उसको आप कहते हो विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर का, एक एम्पियर करंट का मतलब है एक कूलम आवेश का 1 सेकेंड में गुजरना। I बराबर होता है Q अपॉन में T, और I बराबर होता है QF, क्योंकि 1/T बराबर होता है F। ये जो धारा है ये अलग अलग आपके जो माध्यम है उसमें अलग अलग प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर धात्विक चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, वैद्युत अपघट्य में
धनायन और ऋणायन के कारण, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, विसर्जन नलियों में गैस के धनायन और इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, निर्वात में भी धारा का प्रवाह जो है वो संभव है। आपका टोटल करंट जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब जितना करंट आपने जो दिया है उतना ही करंट आपको बाहर मिलना भी चाहिए। फिर हमने बात करी धारा घनत्व के बारे में कि धारा घनत्व क्या होता है, यानी करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी का मतलब है किसी चालक में किसी बिंदु विशेष पर किसी क्षेत्र से आवेश प्रवाह को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र से कितना आवेश गुजर रहा है। अगर उसी क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी एक बिंदु से कितना आवेश गुजर रहा है वो पूछे तो उसको कहा जाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, और जे बराबर होता है I/S। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I बराबर आप ये भी लिख सकते हो J.S, और J.S का मतलब है I बराबर JS cos थीटा। ठीक है, फिर अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है किसी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की जो यदर्च गति होती है नॉर्मली, उस गति में जो परिवर्तन हुआ, जो छोटा सा उसके गति में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन या उस वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। और यह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है VD से, यानी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला है आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपॉन में उसका मास इंटू टाउ। और टाउ का मतलब है आपके क्या दोस्तों, तो टाउ का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने में कितना टाइम लगा। ठीक है, उसको कहते हैं टाउ। फिर गतिशीलता, तो गतिशीलता का मतलब क्या होता है, गतिशीलता मतलब है मोबिलिटी, और मोबिलिटी बराबर होता है कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए कितनी है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, उसको कहा जाता है मोबिलिटी। इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, और ये अगर जो है आपका E बराबर हो जाए, मतलब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट हो सपोज करिए, तो आपका म्यू यानी मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, चलिए एक और रिलेशन आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, वो भी आपको याद रखना है, और वो रिलेशन है कि I बराबर क्या होता है, तो NAEVD। ठीक है, NAEVD, I बराबर ये होता है। अब इसमें सर ये अलग अलग जो भी लिखवाए ये है क्या सब, तो देखो भाई आपको बता दूं कि N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। A का मतलब क्या होता है, तो A का मतलब है एरिया, क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस A का मतलब क्या है, एरिया। इस E का मतलब क्या है, आवेश, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। और इस VD का मतलब क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, अपवाह वेग। ठीक है, तो I बराबर होता है NAEVD। समझ में आ गई बात। चलिए एक बात और याद रखेंगे कि आपके पास में, मैं यहीं लिखवा देता हूँ आगे, अगर आपके पास ये नोट पॉइंट में लिख सकते हो आप, वैसे ये नोट पॉइंट में, कि अगर आपके जो है N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नियत हो जाए तो धात्विक चालक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, AVD कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब हुआ A1VD1 बराबर होगा A2VD2। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और गुणा उसके क्षेत्र से अगर आप करते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब अगर आपका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है तो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे क्या हो जाएगा, वहाँ से जो है करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपके जो है
क्या हो जाए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी जो है वहाँ अधिक हो जाएगा। अगर वो अनुप्रस्थ क्षेत्र कम हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कम हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गई बात। मतलब अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल का गुणा अगर आप जो है उसके किससे करते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करते हो, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कब, जब आपका n जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अगर नियत हो जाए तो। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात अब आगे करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे एक और फॉर्मूला आ जाता है कि आपको अगर पूछ ले, आप लिखेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग, अपवहन वेग तथा अपवहन वेग तथा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर में संबंध। ये भी आपको याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या कनेक्शन है, उनमें क्या रिलेशन है। तो आप लिख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, तो इज इक्वल टू होता है E इंटू टाउ अपॉन में M इंटू एल इंटू वी। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है, उसकी लेंथ है जो भी चालक है, और M क्या है, द्रव्यमान है किसका, इलेक्ट्रॉन का, E क्या है, आवेश है, और टाउ क्या है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो आपका समय है वो है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है बात। चलिए बढ़े अब आगे की ओर। तो बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर। चलिए तो अब जो है दोस्तों हमारे बात करने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आ जाता है दोस्तों आपके क्या, ओम का नियम। ठीक है, तो आप टॉपिक डालेंगे ओम का नियम। अब ओम का नियम आपको जो है केवल यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, आपको पता होगा ना। अरे ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक से प्रवाहित धारा उसके जो चालक के सिरे हैं उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि चालक के सिरों के विभवांतर तथा विद्युत धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ओम का नियम कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V बराबर आप फिर क्या लिखते हो, IR। ये जो R है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, तो इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये बात आपको याद रखनी है। तो ओम का नियम क्या कहता है, वो थ्योरी में आपसे नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछेगा कि V बराबर IR होता है क्या, हाँ होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यस। R क्या है यहाँ पर, तो R जो है दोस्तों एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मतलब है रेजिस्टेंस यानी जो आपका चालक है उसका प्रतिरोध है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कि किसी भी पदार्थ की चालकता क्या होती है। इस टॉपिक में जो है केवल आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब चालकता क्या है, यानी कि वो कितना ज़्यादा आपका जो है इलेक्ट्रॉनों, जो आपका करंट है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। चालकता, कंडक्टिविटी उसकी कितनी है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर है आपके NE² टाउ अपॉन में M। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और एक याद रखेंगे कि जो आपके करंट डेंसिटी है वो इक्वल होती है सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और एक आप याद रखेंगे R यानी कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रो इंटू एल अपॉन में ए। R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन में ए। अब ये जो रो है ये क्या है,
तो ये दोस्तों आपके क्या है बताइए जल्दी से। अरे रो का मतलब है प्रतिरोधकता। क्या है ये? प्रतिरोधकता है पदार्थ की। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब है रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात? क्या है? रेजिस्टिविटी होता है। चलिए आगे और लिखते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है रो, इसके बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है m/n टाउ। ठीक है, ये केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम क्या है यहाँ प्रतिरोधकता की पूरी डेफिनेशन वगैरह याद करके चले जाते हैं। आपने अगर सिलेबस ध्यान से देखा हो तो उस सिलेबस में केवल जो है विद्युत परिपथों के बारे में ही डिस्कस करने को बोला है। ये भी जो है जानकारी केवल आपको ऐसे ही दे रहा हूं ताकि आपके अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर पाए, और ये बेसिक है इन सभी परिपथ को समझने के लिए। बाकी आपके सिलेबस में ये दे ही नहीं रखा कि आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट है उसकी पूरी डिटेल पता हो। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं है। केवल ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम जो है केवल उतनी ही जानकारी प्राप्त करें जितनी हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला एक याद रखेंगे आप। और अब जो है मैं आपको इस रो के बारे में और कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि इसका मात्रक क्या है। अब देखो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, ये बेसिक चीज़ है, इतनी पता होगी आपको। हर चीज़ में लिखवाने वाला नहीं हूँ। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ये बात याद रखेंगे। इसकी विमा भी आप याद रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी? इस रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1 L³ T-3 A-2। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? इतनी बात है बस। तो इतना आपको अगर याद हो गया तो आपका काम हो गया। एक बात याद रखना आप हमेशा कि जो चालकता है वो प्रतिरोधकता का उल्टा है। क्यों? चालकता का मतलब है कि वो आपके जो है आवेश को कितना प्रवाह होने दे रही है। जितना ज़्यादा प्रवाह होगा उतनी ज़्यादा चालकता। लेकिन प्रतिरोधकता का मतलब क्या है कि वो कितना ज़्यादा आवेश को रोक रही है, बस। तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो अगर हम बात करें अब चालकता, ये तो प्रतिरोधकता की बात हुई। अगर हम चालकता की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हो चालकता का मात्रक क्या है। ठीक, तो चालकता का जो मात्रक है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक है। वो होता है मोह मीटर इनवर्स। क्या? मोह मीटर इनवर्स। ओम का उल्टा मोहो और मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी इसका जो विमा सूत्र है वो क्या होता है? तो इसका विमा सूत्र है m-1 L-3 T+3 और A²। ठीक है, ये किसका है? चालकता के हैं, और ये प्रतिरोधकता के थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब दोस्तों जो आपके मेन चीज़ आ जाती है वो क्या आ जाती है कि जो आपके प्रतिरोधकता, और ये आपने चिल्लाया, लेकिन जो हमें आगे सर्किट सॉल्व करने हैं उसमें तो क्या लगे होंगे? प्रतिरोध लगे होंगे। तो उन प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो इन प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो टाइप से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन किस टाइप से होता है? दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला इसका जो संयोजन होगा उसको हम कहेंगे श्रेणी संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी संयोजन। ठीक है, और दूसरा टाइप इसका जो होगा वो हो जाएगा समांतर। क्या? समांतर संयोजन। तो ये दो संयोजन के टाइप है, यानी ये दो कॉम्बिनेशंस है। कौन कौन से? पहला कॉम्बिनेशन है श्रेणी और दूसरा है आपका समांतर। ठीक है,
तो ये दो प्रतिरोधों के संयोजन है और इन दोनों संयोजनों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला संयोजन कौन सा है दोस्तों? श्रेणी संयोजन। अब ये श्रेणी संयोजन में क्या होता है, यानी कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि सभी प्रतिरोधों में, मतलब जितने भी आपने रेजिस्टेंस लिए और उन जितने भी रेजिस्टेंस को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उन सभी रेजिस्टेंसों का, तो सभी प्रतिरोधों का, या आप लिख सकते हैं सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि प्रत्येक जितने भी आपके रेजिस्टेंस लिए उसमें जो आपकी धारा बह रही है, करंट बह रहा है, वो समान होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। तो सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि परिपथ का परिणामी विभवांतर पृथक प्रतिरोधों, यानी अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का योग होता है। सर ये क्या लिखवाया? ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपका सर्किट आपने तैयार करा है उस परिपथ का परिणामी जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, जितने भी आपके प्रतिरोध हैं उन सभी के लिए अलग अलग आपका जो भी विभवांतर है उन सभी विभवांतरों को ऐड करोगे तो उस पूरे सर्किट का विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कि तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना बाद में, तो तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है पॉइंट कि आपने भाई जितने भी रेजिस्टेंस लिए, 3 लिए, 10 लिए, 15 लिए, आपकी इच्छा हुई आपने ले लिए रेजिस्टेंस, उन सबको आपने जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितने भी आपने रेजिस्टेंस जोड़े उन सभी में रेजिस्टेंस में से किसी भी एक रेजिस्टेंस से मान हमेशा अधिक होगा। ये बात ये कहना चाहता है। समझ में आ गई बात? मतलब इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कम ही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ही अधिक आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना पॉइंट? बस, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको जोड़ा कैसे जाता है। तो ये आपका मान लो ये ऐसे जो है रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये लो ऐसे, तो बस ये रेजिस्टेंस जुड़ गए। मान लो ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, और ये जो रेजिस्टेंस है इनका नाम दे दो, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो ये जो चारों रेजिस्टेंस जुड़े हैं इनमें देखो इसका एक सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ,
फिर दूसरे सिरे से स्टार्ट होकर के यहाँ आया, तीसरे सिरे यहाँ से आगे आया। तो देखा आपने कि ये सब जो है प्रतिरोध में, इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा अगले वाले प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ेगा, फिर अगला वाला उसके अगले वाले सिरे से जुड़ करके एक पूरा जो है ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं एक लाइन के अंदर, इनको कहते हैं क्या दोस्तों, अरे इनको कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ना। अब इसकी विशेषता क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित जो विद्युत धारा होगी वो हमेशा समान होगी। यानी अगर आपने यहाँ से करंट आई दिया तो ये बाहर भी आई ही निकलेगा और इन सब में से आई करंट ही निकल रहा होगा। ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ठीक। फिर जब आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, जो चौथा पॉइंट है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा इसके अंदर, तो आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको जोड़ दो। क्या करोगे, जोड़ दो, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट निकाला हमने, जो पीछे हमने ये लिखा है ना डायग्राम, इसके लिए। लेकिन अगर एन होते तो ये जो है फिर आपका कहाँ तक चलता, आर एन तक। तो ये जो है क्या करना हो, केवल हमको तो जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं उन सबको आप जोड़ दोगे और कुछ भी नहीं करोगे। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका श्रेणी क्रम का पूरा डिटेल। बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोध में, ये पॉइंट पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रतिरोध से जो धारा बहेगी वो समान ही होगी। फिर दूसरा कि परिपथ जो है इसका विभवांतर जो होगा वो पृथक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का योग होगा और तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा किसी भी एक प्रतिरोध से अधिक होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो आर इक्विवेलेंट में ये सब जुड़ रहे हैं। अब ये क्या R1 से ज़्यादा होगा, नहीं, ऑब्वियसली बात है यही पूरा ज़्यादा होगा, आर इक्विवेलेंट ही ज़्यादा हो सकता है, R1 कभी ज़्यादा थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक। तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, या हम ये कह सकते हैं श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं समांतर संयोजन के बारे में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो समांतर संयोजन, समांतर संयोजन क्या कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे दोस्तों। तो अब लिखेंगे हम प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित जो समांतर संयोजन है उसके कुछ विशेषताएं। जैसे कि समांतर संयोजन, जैसे कि मैंने बताया आपको, श्रेणी संयोजन में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक प्रतिरोध में जो विद्युत धारा होती है उसकी मात्रा क्या रहती है, समान रहती है। वैसे ही जब आप समांतर संयोजन करते हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहता है, ठीक है। ये बात आपको रहता है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसके सिरों का जो विभवांतर होगा वो समान होगा। कब, जब आप समांतर संयोजन कर रहे हो। लेकिन आपको मैंने बताया था जब आपका श्रेणी संयोजन होता है तो अलग अलग होता है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे कि यदि आपके पास में जो प्रतिरोध है वो इस क्रम में है, यानी R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 और अप टू Rn, तो इसमें जो विद्युत धारा का क्रम होगा तो विद्युत धारा का मान किस ऑर्डर में हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी देखो R1 बड़ा है, फिर R2 है, फिर R3 है, फिर R4, फिर Rn है, तो I का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा I1 इज लेस देन I2, I2 इज लेस देन I3 अप टू In। मतलब
जिसमें प्रतिरोध की मात्रा सबसे अधिक है उसमें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट कम हो जाएगा। जिसमें करंट सबसे ज़्यादा है उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। समझ में आ गई बात, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन यानी कॉम्बिनेशन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी कि आपका आपने संयोजन कर दिया, अब संयोजन करने के बाद में जो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक तुल्य प्रतिरोध मिलेगा। उस तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो संयोजन में जोड़े गए जितने भी आपके अलग अलग प्रतिरोध है उसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध जो है वो जो निम्नतम प्रतिरोध है उससे भी कम होगा। यानी जो सबसे कम प्रतिरोध होगा ना उससे भी कम होगा तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम आगे की और तो अब हम देखते हैं कि ये जो है आपका समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि आपको ऐसे अलग अलग प्रतिरोधों को एक ही सिरों से जोड़ना है। मतलब सिरा जो है वो दोनों सिरे एक जगह पर आकर के मिलेंगे। इसको मिटा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो है आपके प्रतिरोध, इसके दोनों सिरे आपस में आकर के एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये आपका है R1, ये है R2, ये है R3। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ गई बात। तो R इक्विवेलेंट इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा 1/R1 उल्टा कर करके आप ऐड करोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी। चलिए तो ये जो है आपको याद रखना है कि समांतर क्रम में आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, और आप लोगों के अगर जो है श्रेणी क्रम में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब हम जो है दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर हमारे ये क्लियर हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि ये ए बिंदु है, इससे एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर आप आगे आकर के ऐसे दो प्रतिरोध जो है वो जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, ये लो, और ये बिंदु इनके नामकरण कर दो। तो ये देखिए एक्स से सपोज करिए स्टार्ट करा, फिर ये आ गया वाई बिंदु पर, फिर ये आ गया जेड बिंदु पर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक्स से लेकर के जेड के मध्य जो ये तीन अलग अलग प्रतिरोध जोड़े हैं जिनका मान है, देखिए ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 4 ओम। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको पता होगा अगर धारा आई इधर बह रही है तो ये आगे आकर के टूटेगी किसमें, ये I1 और ये I2। और आपको पता है धारा जो टूटेगी वो हमेशा किस रेशियो में टूटेगी, जिस रेशियो में आपके ये जो प्रतिरोध है उसके विपरीत। मैंने पीछे बताया ना ये, अरे देख लो R1 बड़ा है तो I1 जो है सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा उसके देखो यहाँ तो लेकिन क्या है, समान प्रतिरोध है तो समान समान धारा ही जाएगी, यानी इधर I1 जा रही है तो इधर भी I1 ही जाएगी, I/2 जाएगी दोनों में। ये हम अभी आगे और समझेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना याद रखो, और इसमें से धारा वापस बाहर ही आएगी। अब हमें पूछा कि एक्स से लेकर जेड के बीच में जो तीन अलग अलग प्रतिरोध जोड़े आपने, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
तो हम क्या करते हैं, पहले ये y से z के मध्य जो ये लगा हुआ है ना पैरेलल वाला, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये r1 है, ये r2 है, तो 1/r1 प्लस 1/r2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, और ये हो गया ऊपर से 4 से 4 1 1 2, ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो ये तो आ गया, किसके लिए r इक्विवेलेंट आया है, ये आया है आपके इक्विवेलेंट वाई जेड। किसके लिए आया दोस्तों, वाई जेड के लिए। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक्स वाई में कितना लगा हुआ है 2, तो ये 2 और इसका इक्विवेलेंट दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट और सीरीज पूरा एक्स जेड के लिए कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। समझ में आ गई बात। तो ऐसे जो है आपसे ऐसे सर्किट दे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इतना ज़्यादा सिंपल सर्किट देंगे क्या सर हमें, नहीं दोस्तों, इतना सिंपल सर्किट नहीं देते हैं, लेकिन हमें जो है अभी आगे और समझना है, हमें जो आगे पूरे कॉन्सेप्ट है आपके वो सब समझने हैं। इसलिए अभी केवल एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आपको दिखा दिया मैंने कि कैसे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी तो अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपका और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़े हैं अब आगे की ओर। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट आपका, ये है विद्युत ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा है क्या। विद्युत ऊर्जा का मतलब है दोस्तों आपके जब धारा प्रवाह होगा, विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाह होगी, तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य में जो किया गया है उस कार्य को ही हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपने ऊर्जा दी जिससे कि उसने कार्य किया उसको आप कहोगे क्या, ऊर्जा। समझ में आ गई बात। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के लिए या धारा प्रवाह के लिए कुल कार्य किया जाता है, उसे कहा जाता है ऊर्जा। समझ में आ गई बात। तो ये सर विद्युत ऊर्जा होती कितनी है, तो विद्युत ऊर्जा होती है W = Q × वोल्ट। कितना, Q × वोल्ट। और Q की वैल्यू क्या होती है IT, और ये आ जाएगा V। तो ये हो जाएगा W = ITV। समझ में आ गई बात। और V बराबर जो है आप लोग जानते हो क्या होता है, अरे V = IR होता है। इस IR को पुट करो इसमें, तो W बराबर आ जाएगा I² TR। समझ में आ गई बात, क्या आ जाएगा I² TR। ठीक है, ये हो गया W की वैल्यू। समझ में आ गई बात। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं भाई, देखो IR को आप क्या लिख सकते हो V, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं V² में R × T। ये अलग अलग इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़े आप एग्ज़ाम के अंदर फॉर्मूला यूज़ कर सको। समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और एक बात याद रखेंगे कि आपका एक विद्युत यूनिट जो होता है वो कितना होता है। तो एक विद्युत यूनिट का मतलब क्या होता है 1 kWh। ठीक है, 1 kWh। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए एक बात आपको और याद रखनी है कि एक हमारे होता है जूल का नियम, वहाँ से एक रिलेशन आता है कि W बराबर होता है JH। क्या होता है, W बराबर होता है JH। J क्या है दोस्तों, तो ये J जो है ये है यांत्रिक तुल्यांक, जो आपकी उष्मा है उसका यांत्रिक तुल्यांक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। तो आप लिखेंगे ये तो क्या होता है यांत्रिक तुल्यांक। समझ में आ गई बात। और जो ये आपके H है, इस H का मतलब क्या है कि उष्मा हीट कितनी उत्पन्न हो रही
है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे उष्मा। ठीक, चलिए, तो W बराबर होता है JH, ये भी आप याद रखेंगे। और इस J की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, J की वैल्यू कितनी होती है 4.2 जूल पर कैलोरी, ये बात आप याद रखेंगे। और W बराबर JH होता है, ये याद रखेंगे। W बराबर JH है तो आप JH बराबर में ये सब रिलेशन यूज कर सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आप एक बात याद रखेंगे विद्युत शक्ति की। जैसे आपने नॉर्मल मैकेनिकल के अंदर पढ़ रखा होगा दोस्तों, आपने 11-12 के अंदर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, वैसे ही वही सभी कॉन्सेप्ट्स और वही सभी डेफिनेशंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक वाली जो हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, वहाँ भी वही ऊर्जा, पावर, सब कुछ आता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर या फिर एकांक समय में होने वाला जो ऊर्जा का क्षय है उसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? P से। तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला काम आता है, डेफिनेशन नहीं। तो P बराबर क्या होता है? पावर, इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है क्या दोस्तों? अरे भाई, किया गया कार्य बट्टे समय। ठीक है, मतलब कि एकांक समय में जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है उसको ही कहेंगे हम कार्य। तो कार्य में आप जब समय का डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी क्या? अरे क्या मिलेगी? शक्ति। ठीक है, और P बराबर अगर W/T है तो W के जितने भी रिलेशन थे ये सब आप यूज कर सकते हो। तो अब मैं जो है कुछ बता देता हूँ। जैसे P बराबर होता है एक तो आपके VI, एक होता है I² R और एक होता है V²/R। ये सब रिलेशंस आपको याद रखने हैं। इस विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है, ये मैंने आपको समझाया है। SI मात्रक क्या होते हैं ये समझना हो तो NVS की जो क्लासेस चल रही है उसमें देख लीजिए। SI मात्रक जो है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है वाट। कितना होता है? वाट। ठीक है, तो SI मात्रक क्या है? वाट है। और 1 वाट बराबर होता कितना है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये बात मतलब 1 जूल कार्य किया गया हो 1 सेकेंड में तब 1 वाट बनता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एक आप यहाँ पर छोटी सी यूनिट होती है हमारी, एक अश्व शक्ति। क्या? एक अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को याद है दोस्तों तो आप लोग जो है इस इलेक्ट्रिक करंट से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब जो है जो आपके नेक्स्ट दे रखे ना, किरचॉफ्स का नियम हो या फिर आपके जो है व्हीटस्टोन ब्रिज हो या फिर आपका मीटर ब्रिज हो या फिर आपका पोटेंशियोमीटर हो, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो अब आप टॉपिक डालिए दोस्तों। सबसे पहले तो कि विद्युत परिपथ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और विद्युत परिपथ का पहला टॉपिक है हमारा क्या दोस्तों? किरचॉफ्स के नियम। तो आप लिखिए किरचॉफ। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम। ये जो किरचॉफ महोदय हैं इन्होंने दोस्तों विद्युत परिपथ के लिए 2 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं इन्होंने? 2 नियम दिए हैं। इन्होंने कहा है कि एक तो जो आपका संधि नियम है या आप कह सकते हो किरचॉफ्स का प्रथम नियम, और एक इन्होंने दिया है किरचॉफ्स का लूप नियम। क्या दिया है? एक तो दिया है इन्होंने संधि नियम और एक दिया है लूप नियम। अब ये लूप क्या होता है, संधि क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आप लिखेंगे
किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम या इसी को हम कहते हैं संधि नियम, यानी कि जंक्शन लॉ। ठीक है, तो संधि नियम। और दूसरा जो इन्होंने दिया है वो क्या दिया दोस्तों, आप उसको कह सकते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं लूप नियम। क्या कहोगे आप इसको, लूप नियम कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम फर्स्ट लॉ के बारे में। तो मैं जो है दोस्तों क्या लिख रहा हूं, किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, संधि नियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में, संधि नियम के बारे में, कि ये संधि नियम जो है क्या कहता है। तो संधि नियम की अगर बात करें दोस्तों, तो संधि नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, उन मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य कितना होता है, 0 शून्य होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी संधि के ऊपर जितनी भी विद्युत धाराएं आ रही है, उन सभी विद्युत धाराओं का एलजेब्रिक सम, या फिर आप कह सकते हो बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। कहने का मतलब है समीशन ऑफ आई, क्या, समीशन ऑफ आई कितना होगा, 0 होगा। समीशन ऑफ आई कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात। कैसे, देखिए मैं अभी जो है आपको बता रहा हूं डायग्राम के माध्यम से। उससे पहले आप लिख सकते हो कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है दोस्तों, ये किस पर बेस है, तो ये नियम बेस है आपके आवेश संरक्षण। और ये चीज़ पूछी गई है कई बार कई एग्जामों में, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो। ठीक है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, पहले ये याद होना चाहिए। वो कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0, 0। दूसरी बात, विद्युत, ये जो संधि नियम है या किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये विद्युत आवेश का जो संरक्षण नियम है उस पर आधारित है। ठीक है, अब मैं इसका एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि ये जो है कैसे इसको फॉलो करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ये आया प्रतिरोध, इसमें से धारा आ रही है यहाँ, सपोज करिए। एक आया हमारा ये प्रतिरोध और इसमें धारा आएगी। ठीक है, एक आया ये प्रतिरोध और इसमें एक धारा आ रही है। एक आया दोस्तों हमारा क्या, ये प्रतिरोध और इसमें धारा आ रही है। और एक आ गया हमारा ये प्रतिरोध और इसमें धारा आ रही है। एक आ गया इधर से प्रतिरोध और इसमें धारा आ रही है। ठीक, ये सब मिल कहाँ रहे हैं, सपोज करिए ओ बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं। देखिए क्या है कहने की चीज़, कि अगर इसमें से मान लीजिए I1 करंट आ रहा है इधर, ठीक है, मान लिया इधर आ रहा है, इसमें से दोस्तों आपका I2 करंट कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2। ठीक है, मान लो कि इधर से जो करंट निकल रहा है उसकी संख्या कितनी है दोस्तों, I3। ठीक है,
इसमें से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, I3 है। इधर जो करंट आ रहा है वो है मान लो I4, इधर जो करंट निकल रहा है वो है आपका I5, और इधर से जो करंट आ रहा है वो है I6। तो ये 6 के 6 जो अलग अलग प्रतिरोध है, उन सभी प्रतिरोधों का जो करंट है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से I1 है, इसमें देखो इनके नामकरण भी कर दो भाई। प्रतिरोधों का नामकरण अगर करें तो ये R1 प्रतिरोध है, या R2 प्रतिरोध है, या R3 प्रतिरोध है, या R4 है, ये R5 है, या R6 है। ठीक है, तो सभी प्रतिरोधों में से कितना करंट है वो मैंने आप सभी लोगों के सामने लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, संधि की ओर आने वाली जो विद्युत धारा है उसको तो आप लोगे धनात्मक। ये पॉइंट यहाँ नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि संधि मतलब जहाँ ये सब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, इस ओ बिंदु पर, तो इस तरफ आने वाले, तो संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा को पॉजिटिव। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा, दूर जाने वाली विद्युत धारा को आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। समझ में आ गई बात। तो संधि की ओर आने वाली जो धारा है, संधि की ओर जो आ रहा हो उसको तो आप लोगे क्या, पॉजिटिव। और जो संधि से दूर जाएगा, जो देखो आपके पास आ रहा है उसको आप क्या मानोगे, अच्छा मानोगे ना भाई, उसको तो अच्छा इंसान ही समझोगे आप। तो जो आपके पास आ रहा है उसको आप अच्छा मानो, जो आपसे दूर जा रहा है उसको आप नेगेटिव मानो। और आप लोगों को हमेशा कैसे लोगों के पास रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास। तो अपनी ओर आप किसको आने दोगे, पॉजिटिव लोगों को। और आप किसको दूर भगाओगे, नेगेटिव लोगों को दूर भगाओगे। तो आपके पास कौन आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो संधि की ओर अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपकी ओर पॉजिटिव आना चाहिए, और संधि से दूर कौन जाएगा, नेगेटिव लोग, तो नेगेटिव को भगाओ। अब देखो संधि की ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो संधि की ओर कौन कौन आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है I6, एक आ रहा है I1, एक आ रहा है I2, एक आ रहा है I4। तो इन सब को जोड़ो, क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए I1 जुड़ जाएगा, I2 पॉजिटिव आएगा, I4 पॉजिटिव आएगा, और I6 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और माइनस नेगेटिव साइन के साथ आएगा I3 और आपका I5। क्यों, I3 और I6 जो I5 है ये बाहर की ओर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव। और इन सब का योग कितना होगा, शून्य होगा। अरे यही तो है किरचॉफ्स का प्रथम नियम। समझ में आ गई बात। तो किरचॉफ्स के प्रथम नियम के बारे में क्या क्या याद रखोगे कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, यानी जितना टोटल करंट आया जितना टोटल गया सभी का सम हो जाना चाहिए 0, पहली बात। दूसरी बात, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। और तीसरा जो मैंने आपको समझाया कि संधि की ओर जो आ रहा है उस विद्युत धारा को आप लोगे पॉजिटिव, और जो संधि से दूर की ओर जा रहा है उसको आप लोगे नेगेटिव। ठीक है, और वो डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, किरचॉफ्स के द्वितीय नियम की ओर। ठीक है, चलिए किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी किरचॉफ्स का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार, या जो आप कह सकते हो किरचॉफ्स का जो लूप नियम है उसके अनुसार, किसी भी प्रतिरोध में अगर जो है आप लोग उसके विभवांतरों का योग करेंगे दोस्तों एक पर्टिकुलर लूप में, तो वो हमेशा शून्य होता है। ऐसा जो है दोस्तों कौन कहता है, लूप नियम कहता है। अब इस नियम के बारे में लिखेंगे तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि यह नियम, ये जो लूप नियम है, तो यह नियम बंद विद्युत परिपथ, यानी कि जो क्लोज्ड आपके
इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहीं पर ये वैलिड है। ठीक है, तो यह नियम बंद विद्युत परिपथों के लिए लागू होता है। ठीक है, एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि यह जो है केवल और केवल क्लोज्ड सर्किट जो होते हैं उनके लिए लागू होता है, हर जगह ये लागू नहीं होगा, ओपन सर्किट में ये लागू नहीं होगा। दूसरी बात, इस नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों? तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों, यानी जितने भी आपके प्रतिरोधक दे रखे हैं उन प्रतिरोधकों एवं सेलों, जो उस परिपथ के अंदर सेल आ रहे हैं उन सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं, यानी कि जितने भी उसके वोल्ट है ना उन वोल्टताओं का, यानी जितने भी आपके करंट वगैरह जो जितना वोल्ट बनेगा उस पूरे सर्किट का, तो लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय, यानी कि एलजेब्रिक सम, तो बीजगणितीय योग जो है वो कितना होगा? एलजेब्रिक सम जो है वो कितना होगा? 0 समझ में आ गई बात? 0 होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखोगे? तो देखो दोस्तों, पहली बात तो याद रखोगे कि यह नियम बंद विद्युत परिपथ के लिए लागू है। दूसरी बात याद रखोगे कि आपका इस नियम के अनुसार जो प्रतिरोधक है या जो सेल है उनसे युक्त एक पूरा बंद परिपथ बनेगा, उसमें जितने भी वोल्टताएं हैं, जितने भी वोल्ट हैं, उन सभी वोल्ट यानी उन सभी सेलों के वोल्ट का योग जो है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? इसी को आप अगर सेकेंड स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप इसका सेकेंड स्टेटमेंट इसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्या? कि किसी बंद लूप में, यानी किसी भी क्लोज्ड जो आपका लूप है उसमें, तो बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं एक मिनट ये सही कर देते हैं, बोलताओं बन गया था। तो प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप, यानी कि जो लूप बन रहा है उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि समीशन ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, समीशन ऑफ IR जो है वो किसके इक्वल होगा? समीशन ऑफ आपका जो भी सेल है विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स? अरे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ गई बात? जो आपका सेल दे रखा है उसका EMF, क्या? EMF
एफ, उसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, आई आर के समीशन के इक्वल होगा। यानी समीशन ऑफ आई आर जो है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ ई एम एफ के। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि यह बंद परिपथ में एक तो लगेगा, दूसरा इसके नियम के अनुसार जो आपका लूप बन रहा है उसमें जितने भी वोल्ट आ रहे हैं उन सभी वोल्ट का योग शून्य होता है वोल्टताओं का। या आप उसी को दूसरे फॉर्म में ये लिख सकते हो कि प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों ईएमएफ के बीजगणितीय योग के समान होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ गई? क्लियर है आप लोगों के? अब दोस्तों, इस नियम के लिए जो लूप है उसके अंदर आप क्या साइन कब यूज करोगे और इसका जो है क्वेश्चन वगैरह, और जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो आपका मीटर ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है, इसको मैं ऐसे ही एक लॉन्ग वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो अब आप जो है इस पूरे वीडियो को आराम से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग जो है ये नोट्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो, जो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है उसके ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिस प्रकार से हमने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, ये 4था टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, वैसे ही सभी टॉपिक यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा करके मैं जो है चाहता हूं आपकी जैसे ही वैकेंसी आए उस वैकेंसी से हम जो है फिर क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू, ऑल ऑफ यू।